नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो थे 150 यानी कि 151 तक के आर्टिकल मैंने करा दिए। 1 से लेके 151 तक के आर्टिकल मैंने करा दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम एक नए सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और ये सेशन है जो बाकी रिमेनिंग आर्टिकल हैं, जो बचे हुए आर्टिकल हैं, वो 152 से लेके 395 तक के जो आर्टिकल बचे हुए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप सभी से एक अपील है कि इस दो वीडियो में, एक वीडियो मैंने पहले डाल दी थी आर्टिकल से संबंधित और दूसरी वीडियो ये हो जाएगी आपकी आर्टिकल से संबंधित। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखकर इन आर्टिकल्स को रट लें। अगर आपने इन आर्टिकल्स का अगर 70% भी याद कर लिया तो इन आर्टिकल से बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इवन आप पीसीएस के एग्जाम में भी बैठेंगे तो इस आर्टिकल से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ईपीएससी पैट के लिए तो मैं स्पेशली ये करा ही रहा हूँ। ईपीएससी पैट के लिए तो मैं स्पेशली ये करा ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी में अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आर्टिकल, बस यहीं से फंसेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एसएससी में भी यहीं से फंसेंगे। और ईपीएससी यानी कि पैट है और ईपी के जितने भी एग्जाम हैं वो सभी आर्टिकल यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और हमने 151 तक के आर्टिकल कर लिए थे, अब हम 152 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने भाग जो करा दिए थे, भाग 5 तक हम पहुंच गए थे, जो कि 52 से लेकर 151 तक जो भाग 5 था उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम भाग 6 पर बात करेंगे। तो भाग 6 में जो आर्टिकल है हमारे, भाग 6 में जो आर्टिकल कहाँ, यानी कि राज्य के बारे में ये बताएगा। भाग 6 क्या राज्य के बारे में बताएगा, और राज्य के बारे में 152 आर्टिकल से लेकर 237 आर्टिकल तक भाग 6 में आते हैं। तो मैंने एक अपील और भी की थी आपसे कि आप सबसे पहले भाग की वीडियो देखें। अगर भाग वाली वीडियो देख ली आपने तो आपको आसानी हो जाएगी आर्टिकल याद करने में। चलिए, अगर नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि भाग 6 में जो आर्टिकल 152 से लेकर है, तो उसमें 153वां जो आर्टिकल है, 153वां आर्टिकल है राज्य के राज्यपालों का वर्णन दिया गया है इसमें। 153वें आर्टिकल में पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। 153 जो आर्टिकल है राज्य यानी कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 154 में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्यपालिका शक्ति यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, उधर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैंने 52 में राष्ट्रपति बताया था और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये 53 में बताया था। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं अपना। इसमें ये 155 है, ये नियुक्ति है, 156 पदावधि, 157 अहर्ता है। तो बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इनको जरूर देखें कि ये अहर्ता हैं, ये 157 में है। और अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें हैं राज्यपाल के लिए। ठीक है, ये राज्यपाल के लिए हैं सब जो मैं बता रहा हूँ अभी। और ये 159 में है शपथ। और मैंने उधर कराया था कि राष्ट्रपति की जो अहर्ता हैं वो कितनी है, यानी कि 58 में अहर्ता राष्ट्रपति की। ठीक है, और शर्तें हैं 59 में, और इधर शपथ थी राष्ट्रपति की 60 में। लेकिन ये आ गई राज्यपाल की, ये वाली आ गई आपकी, ये राज्यपाल की आ गई। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं आए, मतलब कन्फ्यूजन नहीं करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 161 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के लिए ये अधिकार मिला हुआ है संविधान की ओर से कि वह क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण और परिहार की राज्यपाल की यहाँ शक्ति दी गई है। अब आप रिकॉल कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो ये उपबंध है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति के लिए उपबंध ये 72वें अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और समझने की है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को लघुकरण कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन यानी कि राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल अधिकार होता है, वह सज़ा जो मौत की सज़ा है या मृत्युदंड है उसको भी माफ़ कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के सिवा और कोई व्यक्ति नहीं है भारत में जो मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दे। अब भाग चलते हैं, अनुच्छेद 163, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 163 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टाइल लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 168 राज्य के विधानमंडल, 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन, 170 में विधानसभाओं की संरचना। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं ये वाले आर्टिकल। ये वाला पूछा सकता है कि विधानसभाओं की यानी कि विधान परिषदों की संरचना और विधानमंडलों का गठन 168 में, ये वाले आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 172 है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 174 में राज्यों के विधानमंडलों के सत्र अवसान और विघटन, 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 में है विधान परिषद का सभापति उपसभापति, 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन होते हैं 186 में। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ जरूर लें। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, यह है 187 जो आर्टिकल है, यह है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 199, हाँ अब ये आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 199 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है धन विधेयक की परिभाषा। राज्य अगर कोई धन विधेयक पास करता है तो वो अनुच्छेद 199 के अकॉर्डिंग ही धन विधेयक पास करता है। ठीक है, तो धन विधेयक की परिभाषा राज्य के लिए क्या है 199, जबकि संघ में धन विधेयक की परिभाषा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है, अगर आप पढ़ने वाले कंप्यूटर हैं अच्छे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ 110 है। 110 आर्टिकल ये संघ की धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है इसमें। और 202 जो आर्टिकल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है वार्षिक बजट यानी कि राज्य का वार्षिक बजट। राज्य जो बजट बनाता है, पेश करता है, वो अनुच्छेद 202 के अकॉर्डिंग ही पेश करता है, जबकि संघ जो बजट बनाता है वो 112 आर्टिकल के तहत ही पेश करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें 112, इधर राज्य के लिए 202। 213 हो गया। 213 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला, यानी कि कुछ ही आर्टिकल जो है बार बार पूछे जाते हैं, वही हमें याद करने होते हैं। पूरे आर्टिकल 395 याद नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो मैं वही आर्टिकल को मैं स्टार मार्क करता चल रहा हूँ। ठीक है, विधानमंडलों में विश्रांति काल में अध्यादेश यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश की जो शक्ति है ना, राज्यपाल की अध्यादेश लागू करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 213 में है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की शक्ति क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करके ज़रूर लिखें, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक भी बतानी है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं और मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, लेकिन जो राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश वो 213 के तहत जारी करता है। तो आप देखो नंबर सेम है, 1 2 3 और यहाँ पर 2 1 3। तो आप एक जो राष्ट्रपति के लिए तो ये हो गया, लेकिन राज्यपाल के लिए जाएंगे अध्यादेश के लिए तो 2 को जो ना बाहर निकाल लो, 2 को क्या करेंगे बाहर निकाल लो, बस 2 1 3। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा याद करना। अब चलते हैं 214, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो राज्यपालों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उधर क्या है संघ में 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये प्रावधान है। और इधर 214 में राज्यों में कहा गया कि राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया जाए, यानी कि राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे 214 में। तो ये भी नंबर सेम है, बस बीच वाले नंबर को निकाल कर बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बीच वाले नंबर को निकाल कर बाहर कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 215 याद रख लेना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब सुनो एक मिनट, यहीं पे कंपैरिजन कर लो। यहाँ मैंने बता दिया कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये राज्य का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये 215 में है, लेकिन उधर संघ में अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बताएंगे ज़रूर, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ज़रूर कि संघ में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस आर्टिकल के तहत है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लें। और 221 में आपका वेतन आ जाएगा न्यायाधीश के। 226 में कुछ रिट निकालने की शक्ति, ये भी आप
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझें। देखो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट निकालने की शक्ति है 139 में, और यहाँ कितने में है 226 में। राज्य के लिए 226 में रिट निकालने की शक्ति है। 5 प्रकार की रिट निकालती है न्यायालय, सही है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 231 में, एक बार देख लें जरूर, लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 233 में उच्च जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ये एक बार देख लें, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन, ठीक है। तो ये देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि 239 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 239 का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध है। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रबंध है 239 का में, ये पूछा जा सकता है, याद रखें आप। विशेष करके 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 243 में है परिभाषाएँ। 243 में है परिभाषाएँ, ठीक है। तो परिभाषाएँ हैं, तो ये भाग कौन सा आ जाएगा? ये भाग आ जाएगा 9। यहाँ पर ये भाग आ जाएगा 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है। अब पंचायतें हैं तो 243 अनुच्छेद से 243 यानी कि अड़ा तक के अनुच्छेद इसमें हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं 243 अनुच्छेद से 243 अड़ा तक अनुच्छेद हैं, यानी कि 243 ओ तक के अनुच्छेद इसमें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाग 9 है ना। कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ पंचायतों का गठन किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में, ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन किस भाग में किया गया है? 9 का में। नगर सहकारी समितियों का जो गठन किया गया है वो किस भाग में किया गया है? वर्णन किया गया है वो 9 का में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। मैंने भाग की वीडियो पहले ही करा दी है। अब वो याद रखना है नहीं रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो भाग 243 में, अनुच्छेद 243 में यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 243 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 243 कहता है कि पंचायतों की यहाँ परिभाषा दे रखी है, पंचायतों की परिभाषाएँ दे रखी है कि क्या होती है पंचायतें, कैसे कैसे गठन होता है, क्या होता है, सही। 243 ए में ये ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का संविधान। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सही है। ABC, और यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। अच्छे धुरंधर भी इस क्वेश्चन में डाउट में छोड़ जाते हैं क्वेश्चन को, या गलत कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत बारीकी से ये क्वेश्चन देखें, और मैं इनमें जितनी भी ट्रिक लग सकती हैं, जितनी भी संभावना मेरे अकॉर्डिंग बन सकती हैं याद करने की, वो मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने। तो अनुच्छेद 243 में क्या है कि परिभाषाएँ हैं, ठीक है, पंचायतों की। 243 ए में है ग्राम सभा, 243 बी में है पंचायतों का संविधान, ठीक है। 243 सी में, 243 सी को हम कैसे याद रखेंगे? ये पंचायतों का गठन है। तो देखो C फॉर होता है कंपोजिशन, और कंपोजिशन का मतलब होता है गठन, ठीक है। तो क्या है? 243 सी में है पंचायतों का गठन, याद रख सकते हैं। C फॉर कंपोजिशन यानी कि गठन। 243 में सीटों का, 243 डी में है सीटों का आरक्षण। तो सीटों यानी कि टा और डी से बनेगा, डी से मतलब दा या टा बनेगा, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। आप हल्का सा याद रख सकते हैं 243 डी यानी कि सीटों का आरक्षण, सीटों का या सीटों का आरक्षण, आप बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं। तो याद करने के लिए 243 ई में है पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है। ई में है पंचायतों का कार्यकाल, इसकी कुछ ट्रिक नहीं है मेरे पास, आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी याद रख सकते हैं। और 243 ऐप में है सदस्यता से अयोग्यता, यानी कि कोई भी प्रधान है उसके लिए आप अयोग्य कैसे ठहरा सकते हैं, उसे अपने पद से कैसे वंचित कर सकते हैं, ठीक है। तो 243 ऐप को पढ़ो आप, तब बता सकते हैं आप। तो देखो ऐप को कैसे याद रखेंगे? एफ फॉर फेल, और फेल को ही हिंदी में बोलते हैं अयोग्य या अयोग्यता, ठीक है। तो फेल को ही बोलते हैं अयोग्यता। तो 243 जी में है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देखो जी को कैसे याद रखेंगे? जी है तो जी का मतलब पार्ले जी, आपने बहुत खाए होंगे पार्ले जी। तो पार्ले जी खाकर एकदम शक्ति आ जाती है, और कोई इंसान अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देता है और अपना उत्तरदायित्व भी समझता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो।
एच फॉर पंचायतों के करारोपण की शक्ति। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लें। अच्छा, आई फॉर वित्त आयोग का गठन, यानी कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 आई। तो आई से कैसे याद रखेंगे? आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम। तो भैया इनकम का काम होगा ना 243 आई में होगा, ठीक है, इनकम मतलब वित्त। 243 जे में पंचायतों के लेखा का यानी कि अंकेक्षण। तो जे का मतलब क्या है? लेखा जोखा, लेखा जोखा, ठीक है, जे फॉर जोखा, लेखा जोखा, बस इतना याद रखें। और 243 के में है पंचायतों का चुनाव। अब आगे देखते हैं 243 एल संघीय क्षेत्रों पर कानून, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। और 243 ओ है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अब 243 क्यू जो आता है ना वो नगर पालिकाओं का गठन है। बस इतना याद रखें, बाकी और है ना, और जितने भी हैं आर्टिकल 243 क्यू है, आर है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि बहुत सारे हैं आर्टिकल, वो मैंने नहीं लिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, केवल जो पंचायत वाले आर्टिकल हैं वो मैंने बता दिए स्पेशली, वही बार बार पूछे जाते हैं। 243 आर में है नगर पालिकाओं की संरचना, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल जो ले रखे हैं मैंने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 243 सॉरी 263 266 267 ये तीनों के तीनों आर्टिकल ना, इन पर जितने स्टार लगा सकते हो ना आप उतने स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा कर देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में उपबंध है 263। 266 है भारत और राज्यों की संचित निधि। 66 में क्या है? भारत और राज्यों के बीच की संचित निधि, भारत और राज्यों की संचित निधि, ठीक है। 267 में है आकस्मिक निधि, जो हमारा पैसा खर्च होता है उसे संचित निधि बोलते हैं, यहाँ से सैलरी वगैरह बनती है। और आकस्मिकता निधि में क्या है 267 के अनुच्छेद के अनुसार कि कभी भी आपात की स्थिति आती है हमारे देश में या डिजास्टर होता है तो उसमें आकस्मिक निधि रखी जाती है, पैसे रखे जाते हैं, वो निकालकर 267 अनुच्छेद के तहत हम किसी को दान दे सकते हैं, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट दान देती है या फिर जनता की हेल्प करती है वो आकस्मिकता निधि के द्वारा। तो ये याद रखें 263, 66 और 67। 280 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं आपके, ये क्या है? वित्त आयोग का गठन। 300 का भी यानी कि संपत्ति का अधिकार है, इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये संपत्ति का अधिकार है 300 का। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, ये तो हो गई, ठीक है। अब हम 308 अनुच्छेद पे चलते हैं। तो 308 जो अनुच्छेद है ना, 308 अनुच्छेद जो है वो भाग 14 को शो करता है। तो भाग 14 में क्या है कि भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो है ना, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो इसमें दे रखी हैं भाग 14 में। तो भाग 14 में कहाँ से कहाँ तक? ये 308 से लेकर अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद यहाँ पर आएंगे। तो जो सेवाएं हैं जैसे लोक सेवा है अपनी, ईपीएससी और ईपीपीएससी सभी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 में क्या है? यानी कि अनुच्छेद 8 में लोक सेवाओं का निर्वाचन है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्वाचन है अनुच्छेद 8 में, 308 में। और 309 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसमें जो व्यक्ति भर्ती होते हैं उनके लिए सेवा और शर्तें हैं। 310 में उसकी पदावधि है। और 311 में है उन्हें कैसे पदच्युत किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा और कैसे उन्हें यानी कि डिग्रेड किया जाएगा, यानी कि नीचे वाले पद पर भेजा जाएगा, ठीक है। 312 इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय सेवाएँ, 312 इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय सेवाएँ। आगे देखते हैं 315 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा। 315 क्या है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का गठन, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं का गठन, यह अनुच्छेद 315 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है इसमें भाग में। 316 सदस्यों की नियुक्ति पदावधि, 317 सदस्यों को हटा जाना और निलंबित किया जाना, 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। तो क्या याद रखना है इसमें? एक तो रखना 308, एक रखना 312 और एक रखना 315, बस यही आर्टिकल याद रखने, बाकी इसमें आप बिल्कुल भी भूल जाएँ, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है भाग 15 की। भाग 15 तो भाग 15 जो है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक के अनुच्छेद इसमें आएंगे भाग 15 में। 324 से लेकर 329 का तक के अनुच्छेद इसमें आएंगे। और भाग 15 जो है किससे संबंधित? वो निर्वाचन से संबंधित है, हमारे जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित है भाग 15,
ठीक है। तो 324 में क्या है, 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, बस इतना याद रखें कि 324 अनुच्छेद निर्वाचन से संबंधित है। 326 है लोकसभा राज्यसभा में की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना। ठीक है, इतने खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस भाग याद रखें और 324 अनुच्छेद याद रखें। अब आते हैं हम यानी कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है जो कि भाग हमारे 16 में आते हैं और अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक के इसमें आर्टिकल हैं। और यह जो आर्टिकल है ना, एक एक आर्टिकल तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, विश्वास कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अनुच्छेद 30 में क्या है, अनुच्छेद 330 यहाँ लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण है, लोकसभा में SC ST के आरक्षण। 331 में है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। 332 में है, अब विधानसभा की बात आ रही है, जो राज्यों में विधानसभा होती है उसमें बात आ रही है। तो 332 में है विधानसभा में SC ST का आरक्षण। 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल मैंने बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कितने ही स्टार लगाऊं कम है। ठीक है, 330, 331, 332, 333 याद करना भी आसान है। 330 लोकसभा में SC ST, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, फिर 332 और 330 वहाँ विधानसभा लगा दो, विधानसभा में SC ST और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, बस याद करने आसान है। अब ये आर्टिकल हैं 338 से लेकर 340 तक के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 338 कहता है कि यहाँ SC आयोग की स्थापना की गई है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है, अनुच्छेद 338 में है। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में देख लो ST आयोग, यहाँ SC आयोग 338, ST आयोग 338 का, और 340 में है OBC आयोग की नियुक्ति की गई है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखें, 338 का और 340। 338 में SC आयोग, 338 का में ST आयोग और 340 में OBC आयोग, याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे कभी ये नहीं भूल जाएं कि OBC आयोग 339 में है या 340 में है। तो देखो एक ट्रिक है, हल्की सी ट्रिक, क्या है आप कैसे भी मान सकते हैं। देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मान सकते हैं, बस बात खत्म। आगे चलते हैं। अब भाग आता है हमारा 17। तो भाग 17 में ये राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 में बहुत कुछ आता है। भाग 17 किस संबंधित है, अनुच्छेद कितने हैं, यानी कि अनुच्छेद जो हैं वो 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक के अनुच्छेद भाग 17 में है, राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 343, यही पूछा जाता है कि संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में संबंधित है, अनुच्छेद 343, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 345 में राज्य की राजभाषाएँ, ठीक है, जैसे उर्दू, हिंदी, कहीं तमिल, तेलुगु, ठीक है, ये भाषा होती है। 348 में उच्च न्यायालय में अधिनियम जो विधेयक पास होते हैं उनके में प्रयोग होने वाली भाषा है 348। उसके बाद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है, और 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी दे रखे हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले आर्टिकल नहीं है, एक बार को आप हल्की फुल्की देख सकते हैं। बाकी मैंने ये वाले आर्टिकल बता दिया आपको, ये वाले आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने भाग 18 पर। तो भाग 18 भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 18, तो भाग 18 है क्या, तो भाग 18 क्या है, इसमें आपात उपबंध है, आपातकाल या आपात उपबंध है। तो आपात उपबंध है इसमें, तो आपात उपबंध कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के जो अनुच्छेद है ना, वो भाग यानी कि 18 में आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ही अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुच्छेद 352। इसमें आपातकाल की घोषणा करता है, यानी कि राष्ट्रपति घोषणा करते हैं हमारे आपातकाल की देश में 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है हमारे देश में, तो उस दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे यूपी में भी लगा है कई बार, और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा लगा है। ठीक है,
तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर 360 ये वित्तीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति मतलब आपात उपबंध लगाता है अपने देश में, यानी कि हमारे देश में, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसमें दिया है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है एक भी बार, बाकी ये वाले आपातकाल तो काफ़ी बार लग गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अनुच्छेद 368 ये कि संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति होगी और उसके लिए प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद की है। ठीक है, तो ये भाग कौन से में है? ये भाग 18 में है, सॉरी ये भाग 20 में है, संविधान संशोधन 20 में है। अब हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में संबंध। तो वैसे तो जम्मू कश्मीर को अब भारत में पूर्णतः मिला लिया गया है, लेकिन कुछ एक आर्टिकल है अभी जो उसके लिए विशेष उपबंध जारी किए हुए हैं। ठीक है, जैसे 47 वगैरह है वो जारी किए हुए हैं। तो अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए किस बारे में अस्थायी उपबंध है। 371 में महाराष्ट्र गुजरात सरकार के लिए विशेष उपबंध। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, मैं बताऊंगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इन आर्टिकल को भी एक बार देख के जाएँ। तो अनुच्छेद 371 का में है नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध है। 371 खा में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखो अब कैसे याद करोगे 371 खा गा। ठीक है, तो खा से याद रखो कामाख्या, खा से याद रखो कामाख्या। अब एक बात, यहाँ पे खा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में। ठीक है, तो बस इतना याद रखें, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। तो 371 खा क्या किससे संबंध होगा? असम से। 371 का मणिपुर। ठीक है, अच्छा एक ये तो आप देख लेना कैसे भी याद करने के लिए। 371 का की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे नागालैंड से संबंधित है 371 का। तो कैसे याद रखेंगे कि हम कैसे याद रखें कि नागालैंड से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो नागालैंड के लिए विशेष जो प्रावधान है वो 371 का में है। तो का मतलब कुत्ता समझ लें, एक मिनट को, सही है। तो याद करें कि नागालैंड के जो लोग हैं ना कुत्ते को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो नागालैंड के लोग कुत्ते को भी खा जाते हैं। तो यानी कि 371 का नागालैंड से संबंधित है। अब चलते हैं घा 371 घा। 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ठीक है, अब तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी फिर भी यानी कि 371 घा में इनके लिए विशेष उपबंध है। तो घा से याद रखेंगे, याद क्या है? आंध्र प्रदेश में भी घा रहा है, यानी घा नहीं उसमें धा रहा है और इसमें घा है, तो ये याद कर सकते हैं आप। 371 घा आंध्र प्रदेश। 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा सिक्किम। एक बात, सिक्किम के लोग चाइना के जैसे ही, सिक्किम के लोग चाइना के जैसे ही हैं, छोटी छोटी आंखों वाले। 371 छा मिजोरम। 371 छा मिजोरम। भैया मिजोरम मत पढ़ो, मिछोरम पढ़ो, मिछोरम। 371 छा मिछोरम। 371 जा यह है अरुणाचल प्रदेश। और 371 झा गोवा। ठीक है, और 371 अड़ा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। तो अड़ा फॉर अड़ा ऐसा मान लो, ऐसे क्या है? अड़ा फॉर 371 अड़ा यानी कि कन्नड़। ठीक है, तो दोस्तों और साथियों, मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और एक छोटी सी अपील करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपने चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।